पेज नंबर 30, पुस्तक का पेज नंबर 32। जैव भार किसी समस्त पारितंत्र अथवा खाद्य श्रृंखला के एक पोषी स्तर पर उपस्थित जीव जंतुओं का कुल भार। जैव भार को कई बार शुष्क जैव भार के रूप में भी मापा जाता है। जैव विविधता किसी पारितंत्र अथवा क्षेत्र में समस्त पादपों तथा जंतुओं की विविधता। कई बार किसी क्षेत्र के जीनों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैव विविधता प्रखर स्थल एक ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रजातियों की स्थानिकता का स्तर काफी ऊंचा हो तथा इनका आशंका बोध भी हो। जैव भू रसायन चक्र किसी पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रीय संचरण। जैविक अनुक्रमण किसी क्षेत्र में जैविक समुदाय द्वारा अपने पर्यावरण में परिवर्तन करते हुए एक ऐसे स्थायी समुदाय का विकास जो अपने क्षेत्रीय पर्यावरण के साथ पूरी तरह से अनुकूलित हो। जरायुज सजीव प्रजक अथवा पिंडज ऐसे पौधे जिनके बीज फलों में या पौधों पर ही अंकुरित हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण करने लगते हैं। मैंग्रोव प्रजाति के अनेक पौधों में यह लक्षण पाया जाता है। तापीय प्रदूषण जल राशियों के तापमान में उद्योगों आदि द्वारा गर्म पानी डाले जाने के परिणाम स्वरूप वृद्धि। दीप्ति मंदन वायुमंडल में धूल कणों आदि की वृद्धि से सूर्य से आने वाले प्रकाश में कमी होना। द्रुम वृक्षों में पाए जाने वाले वलय, इनमें से प्रत्येक वलय वृक्ष में 1 वर्ष की अवधि में हुई जैविक वृद्धि को दर्शाता है। 2 निकटतम द्रुमों के बीच का अंतर वृद्धि की दर का परिचायक होता है। द्रुम कालानुक्रम वृक्षों में पाए गए द्रुमों के आधार पर उनके वर्धन काल का अनुमान लगाना। पारिनिकेतन जीव जंतुओं के एक सीमित समूह का पारितंत्र। पारिस्थितिकी अध्ययन में यह सबसे छोटी इकाई होती है। सामान्यतः एक पारितंत्र में कई पारिनिकेतन हो सकते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान जीव जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के सहसंबंधों तथा उनके मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान। पारिस्थितिकी संतुलन किसी पारितंत्र में जैविक पदार्थ के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन की स्थिति। पारितंत्र असंतुलन किसी पारितंत्र में जैविक पदार्थ के उत्पादन तथा उपभोग में विषमता की स्थिति। पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला का एक चरण, उदाहरण के लिए पादप उत्पादक खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर तथा शाकाहारी द्वितीय पोषी स्तर पर होते हैं। पोषी समुदाय एक पोषी स्तर पर रहने वाले अथवा एक पोषी स्तर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों का समुदाय। प्राथमिक उत्पादकता किसी पारितंत्र में पादपों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल तथा प्रति इकाई समय जैविक पदार्थ के उत्पादन की दर। बृहत विविधता वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहां सीमित क्षेत्रफल में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती हो। मृदीय उपचरम अनुक्रमण में एक ऐसी परिस्थिति जहां कोई जैविक समुदाय क्रमक किसी पर्यावरण संबंधी गतिरोध के कारण लगभग स्थायी हो जाता है। मरुद्भिद वो जीव जंतु जो मरुस्थलीय परिस्थितियों से अनुकूलित होते हैं। वायव जड़ें मैंग्रोव वनस्पति की पानी से ऊपर उभरी हुई जड़ें जिनसे ये वायुमंडल से विभिन्न गैसों का अवशोषण करते हैं। वार्व प्रतिवर्ष जमने और पिघलने वाली जलराशियों में पाई जाने वाली तलछट की परतें। विषमजनिक अनुक्रमण एक ऐसा अनुक्रमण जिसमें जैविक समुदायों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पहले से उपस्थित होती हैं और जैविक समुदाय उनमें केवल मामूली परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार के अनुक्रमण को अन्यत्र जनिक अनुक्रमण भी कहा जाता है। स्थानिकता किसी वनस्पति अथवा जंतु प्रजाति का किसी क्षेत्र विशेष में ही पाया जाना। स्थायी तुषार भूमि ऐसा क्षेत्र जहां मिट्टी में उपस्थित जल वर्ष भर जमी हुई अवस्था में रहता है। सुपोषण जल राशियों में पादपों की मात्रा में तीव्र वृद्धि होना। आसपास के क्षेत्रों से बहकर आने वाले जल के साथ उर्वरकों की बड़ी मात्रा झीलों इत्यादि में आ जाती है, जिससे यहां पर जलीय खरपतवार इत्यादि की वृद्धि दर ऊंची हो जाती है। इस अतिरिक्त जैविक पदार्थ की अत्यधिक वृद्धि तथा निक्षेपण के परिणाम स्वरूप झीलों का भराव होने लगता है।
जैविक पदार्थ के अधिक उत्पादन के साथ ही इन जलराशियों की जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता में भी वृद्धि होती है तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण जैविक पदार्थ का अपघटन बाधित होता है। यह भी जलराशियों के भराव में योगदान देता है। स्वगत अनुक्रमण एक ऐसा अनुक्रमण जिसमें जैविक समुदाय स्वयं को स्थापित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। स्वस्थानिक संरक्षण जीव जंतुओं के संरक्षण की ऐसी विधि जिसमें उनको उनके मूल निवास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। शैवाल प्रस्फुटन झीलों इत्यादि के सुपोषण की ही भांति समुद्रों में भी कई बार शैवाल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि होती पाई जाती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। इस वृद्धि का कारण समुद्रों में नदियों के रूप में आने वाले जल तथा अवसादों में पोषक तत्वों की बड़ी मात्रा का आना है। कृषि क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शंकुधारी ऐसे पौधे या वृक्ष जिनके फल या बीज शंकु होते हैं। यद्यपि इस प्रकार के अनेक वृक्षों की आकृति भी शंक्वाकार होती है, परंतु उनको ये नाम उनकी आकृति के आधार पर नहीं दिया जाता। पेज नंबर 30 समाप्त होता है। पेज नंबर 31 पुस्तक का पेज नंबर 33। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1. पारिस्थितिकी पिरामिडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संख्या आधारित पिरामिडों का आधार कई बार उनके ऊपर के आयात से छोटा होता है। 2. ऊर्जा पिरामिड का आधार कभी भी ऊपर के आयत से छोटा नहीं हो सकता। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 तथा 2 दोनों और डी. दोनों में से कोई नहीं। 2. पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? ए. डार्विन, बी. टेंसले, सी. ओडम, डी. मेंडल। 3. ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी पारितंत्र में एक पोषी स्तर की औसत ऊर्जा दक्षता लगभग 50% होती है। 2. पारितंत्र में ऊपरी पोषी स्तरों पर ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 तथा 2 दोनों, डी. दोनों में से कोई नहीं। 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्राचीन जलवायु के अध्ययन के लिए ध्रुवीय हिम चादरों में हिम की परतों का अध्ययन किया जाता है। 2. आर्कटिक क्षेत्र में हिम की चादरों में विशेष रूप से पाए जाने वाले जीवाश्म प्राचीन जलवायु के संकेत होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 तथा 2 दोनों, डी. दोनों में से कोई नहीं। 5. प्राचीन जलवायु के अध्ययन के लिए वृक्षों के वृत्ताकार वलयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए. वृत्त विश्लेषण, बी. अनुवर्षस्त्री विश्लेषण, सी. पुरा जलवायु विज्ञान और डी. ध्रुम कालानुक्रम अध्ययन। 6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ध्रुवीय क्षेत्रों की हिम में अपेक्षातया शीत जलवायु के समय में निक्षेपित हिम में ऑक्सीजन के भारी आइसोटोप का निक्षेपण अधिक होता है। 2. ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम में पाई गई ऑक्सीजन का भारी आइसोटोप ऑक्सीजन 16 होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 तथा 2 दोनों, डी. दोनों में से कोई नहीं। 7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ध्रुवीय क्षेत्रों की हिम चादरों के ऑक्सीजन आइसोटोप विश्लेषण प्राचीन जलवायु के विषय में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। 2. प्रवाल भित्तियां इस प्रकार की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 तथा 2 दोनों, डी. दोनों में से कोई नहीं। 8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, विभिन्न प्रकार के अवसादों में पाए जाने वाले जीवाश्म प्राचीन जलवायु के परोक्ष साक्ष्य हैं। 2, ये जीवाश्म प्री कैम्ब्रियन युग के संदर्भ में विशेष रूप से उपयोगी साक्ष्य हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक तथा दो दोनों, डी, दोनों में से कोई नहीं। 9, एक वृक्ष के दो परस्पर निकटतम ध्रुवों के बीच की अधिक दूरी किस बात का संकेत देती है? ए, अपेक्षातया शीतल जलवायु, बी, अपेक्षातया नम जलवायु, सी, हिमानियों का अग्रसर होना, डी, अपेक्षातया शुष्क जलवायु। 10, अग्रसर होती हुई हिमानियों का वृक्षों के ध्रुवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए, ये सकेंद्रीय हो जाते हैं, बी, वृत्तों की आकृति विकृत हो जाती है, सी, इनके बीच परस्पर दूरी बढ़ जाती है, डी, कोई परिवर्तन नहीं होता। 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ध्रुव कालानुक्रम अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पश्चिमी यूएसए की जलवायु 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच अपेक्षातया गर्म थी। 2, ईसा 300 के पश्चात जलवायु ठंडी हुई, जिससे इन क्षेत्रों में हिमानियां अग्रसर हुईं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक तथा दो दोनों, डी, दोनों में से कोई नहीं। 12, अनुवर्ष स्तर यानी वार्व क्या होते हैं? ए, ग्रीष्मकाल से शीतकाल में वार्षिक तापमान परिवर्तन, बी, समय समय पर जमने और पिघलने वाली झीलों में अवसाद की परतें, सी, आर्कटिक क्षेत्र की गहरी हिमचादरों में पाई जाने वाली अवसाद की परतें, डी, जीवाश्मों का कालानुक्रम। 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वार्व विश्लेषण इस बात पर आधारित है कि किसी जमी हुई जलराशि में केवल महीन सिल्ट का निक्षेपण होता है। 2, महीन कणों वाले वार्व के काल में वृक्षों में विकसित ध्रुव परस्पर निकट होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक तथा दो दोनों, डी, दोनों में से कोई नहीं। 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पूरा जलवायु के समय निर्धारण में पीट बॉग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2, पीट बॉग तथा अन्य निक्षेपों में पाए गए पोलन के कण प्राचीन काल में पादप प्रजातियों के भौगोलिक विस्तार का संकेत देते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक तथा दो दोनों, डी, दोनों में से कोई नहीं। पेज नंबर 31 समाप्त होता है। पेज नंबर 32 पुस्तक का पेज नंबर 34। 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जीवाश्म तथा अन्य साक्ष्यों के अध्ययन से पता चलता है कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन तथा सिलुरियन कालों में जलवायु गर्म एवं हिमरहित थी। 2, कार्बनिफेरस युग तथा आरंभिक पर्मियन युग में जलवायु पुनः गर्म हो गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक तथा दो दोनों, डी, दोनों में से कोई नहीं। 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अंतिम हिम युग लगभग 18,000 वर्ष पूर्व अपने चरम पर था। 2, इसके पश्चात होलोसिन युग में हिम के तेजी से पिघलने से समुद्र तल में लगभग 100 मीटर की वृद्धि हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक तथा दो दोनों, डी, दोनों में से कोई नहीं। 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 10वीं तथा 11वीं शताब्दी में यूरोप की जलवायु अपेक्षातया शुष्क और गर्म हो गई थी। 2,
इस अपेक्षातया गर्म जलवायु की अवधि में इंग्लैंड में वाइन के उत्पादन में वृद्धि हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 18 15वीं शताब्दी में जलवायु के अपेक्षातया ठंडे और कठोर होने के परिणाम स्वरूप वाइकिंग लोग ग्रीनलैंड से विस्थापित हो गए थे। वे यहां किस शताब्दी में आए थे? ए 8वीं, बी 10वीं, सी 12वीं, डी 9वीं। 19 मौसम संबंधी तत्वों के शुद्ध मापन के लिए विश्वसनीय थर्मोमीटर तथा बैरोमीटर का विकास कब हुआ? ए 16वीं शताब्दी, बी 17वीं शताब्दी, सी 18वीं शताब्दी, डी 19वीं शताब्दी। 20 पूरे संसार के लिए दैनिक तापमान के आंकड़ों को रखने की प्रथा कब से आरंभ हुई? ए वर्ष 1800 के लगभग, बी वर्ष 1850 के लगभग, सी वर्ष 1890 के लगभग, डी वर्ष 1920 के लगभग। 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने आंकड़ों की तुलनात्मकता के लिए कुछ संदर्भ मौसम वेधशालाएं स्थापित करने की सिफारिश की है। 2 मौसमी आंकड़ों ऊंचाई के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए जहां तक संभव हो ये केंद्र समुद्र तल पर स्थापित किए जाने चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई जो वर्ष 1940 तक अपने चरम पर थी। 2 1940 के पश्चात तापमान में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई जिसके लिए दीप्तिमंदन को उत्तरदायी माना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 23 पिछले कुछ दशकों में यह देखा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वृद्धि दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रही। इसका प्रमुख कारण है ए उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा स्थल क्षेत्र की अधिकता, बी दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीन हाउस गैस का अधिक उत्सर्जन, सी दक्षिणी गोलार्ध में ओजोन छिद्र के कारण शीतलन प्रभाव, डी उत्तरी गोलार्ध में ज्वालामुखी क्रिया की अधिकता। 24 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सर जॉर्ज सिम्पसन के अनुसार सौर ऊर्जा में वृद्धि होने से वायु के देशांतरीय प्रवाह में वृद्धि होगी जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्षण में वृद्धि होगी। 2 इसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्मकाल में वायुमंडल में अधिक नमी होगी जिससे ध्रुवीय हिमचादरों के पिघलने की दर घटेगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 25 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सौर कलंक चक्र के परिणाम स्वरूप सौर ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन आता रहता है। 2 सौर कलंक चक्र की अवधि 9 से 16 वर्ष के बीच परिवर्तनशील पाई गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 एक अधिक शक्तिशाली भूचुंबकीय फील्ड सौर अग्नि के साथ उत्सर्जित प्रोटॉनों को ध्रुवों की तरफ विक्षेपित कर देता है। 2 जब भूचुंबकीय फील्ड अपेक्षातया क्षीण होता है तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन छिद्र के विस्तार की संभावना होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 27 पृथ्वी की धुरी के झुकाव का कोण
22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के मध्य परिवर्तित होता रहता है। इस चक्रीय प्रक्रिया की अवधि कितने वर्ष की है? ए लगभग 21,000 वर्ष, बी लगभग 25,000 वर्ष, सी लगभग 36,000 वर्ष, डी लगभग 41,000 वर्ष। 28 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सभी पादप अपने भोजन की आपूर्ति प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। 2. सभी जंतु अपने भोजन के लिए पादपों तथा अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 29 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी पारितंत्र का जैविक घटक अपने जीवन के लिए अजैव पर्यावरण पर निर्भर करता है। 2. अजैव पर्यावरण सामान्यतया अपरिवर्तनशील होता है तथा जैविक घटकों से प्रभावित नहीं होता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। पेज नंबर 32 समाप्त होता है। पेज नंबर 33 पुस्तक का पेज नंबर 35। 30 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का संचरण एक ही दिशा में होता है। 2. ऊर्जा की भांति जैविक पदार्थ का खाद्य श्रृंखला के रूप संचरण एक ही दिशा में होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 31 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रकाश संश्लेषण करने वाले पादपों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। 2. केमोसिंथेटिक जीवों को द्वितीयक उत्पादक कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 32 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, उन्हें प्राथमिक उत्पादक नहीं कहा जाता। 2. ऑर्किड प्राथमिक उत्पादक होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 33 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शाकाहारी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। 2. लाइना परजीवी होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 34 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उपसौर से अपसौर की स्थिति में सूर्य से पृथ्वी की दूरी में 3% का अंतर आता है। 2. दूरी में इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा में 9% का अंतर आता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 35 पृथ्वी की कक्षा के उत्केंद्र से क्या अर्थ है? ए पृथ्वी की कक्षा के अंडाकरण होने के कारण सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर। बी उपसौर तथा अपसौर की तिथियों का उल्टा होना। सी पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कोण में परिवर्तन होना। डी पृथ्वी की कक्षा की आकृति में परिवर्तन होना। 36 उपसौर तथा अपसौर की तिथियों के उत्क्रमण आज के संदर्भ में से निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। 1. उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अधिक गर्म होगा। 2. उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल ठंडा हो जाएगा। 3. दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्मकाल अपेक्षातया ठंडा हो जाएगा। 4. दक्षिणी गोलार्ध का शीतकाल अपेक्षातया गर्म हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए
1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। 37 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सूर्य की क्रियाशीलता तथा पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन संबंधी खगोलीय कारणों के परिणाम स्वरूप होने वाले जलवायु परिवर्तनों को चिरंतन यानी सेक्युलर परिवर्तन कहा जाता है। 2. ज्वालामुखी क्रिया जैसे कारकों के परिणाम स्वरूप होने वाले जलवायु परिवर्तन भी चिरंतन परिवर्तन होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 38 वर्ष 1816 को यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में एक शीतकाल रहित वर्ष माना गया है। इसका कारण था ए कैलिफोर्निया क्षेत्र में विस्तृत दावानल के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण, बी सौर कलंक चक्र के अंतर्गत सूर्य की घटी हुई क्रियाशीलता, सी वर्ष 1815 में इंडोनेशिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप वायुमंडल का प्रदूषण, डी वर्ष 1815 में आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण। 39 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ अनुपात पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि का प्रमुख कारण है। 2. उद्योगों तथा दावानल से वायुमंडल में धुएं तथा राख की बढ़ी हुई मात्रा भी तापमान में वृद्धि का कारण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 40 निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सर्वाधिक उत्तरदायी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल वाष्प, सी मीथेन, डी नाइट्रिक ऑक्साइड। 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में मीथेन के अनुपात में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात में वृद्धि से अधिक रही है। 2. वर्ष 1950 से 2000 के मध्य तापमान में वृद्धि के लिए मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक उत्तरदायी रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 42 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्षोभ मंडल में ओजोन की मात्रा में वृद्धि धरातल में तापमान को बढ़ाती है। 2. समताप मंडल में ओजोन की कमी धरातल पर तापमान को कम करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। 43 वायुमंडल के निचले भागों के तापमान में और वृद्धि होने से 1. छोटे छोटे तथा कम ऊंचाई वाले द्वीपों के निवासी इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। 2. प्रवाल भित्तियों की जैविक उत्पादकता में वृद्धि होगी और इनका विस्तार होगा। 3. मध्य तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। 4. बाढ़ तथा सूखे की घटनाओं की बारंबारता बढ़ेगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। पेज नंबर 33 समाप्त होता है।